नमस्कार, मैं हूं अवनीश और आज आपके सामने हूं शेखर जोशी की एक कहानी लेकर जिसका नाम है गलता लोहा। शेखर जोशी अल्मोड़ा के रहने वाले और नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में गिने जाते हैं। एक लीक से हटकर कहानियाँ लिखने का श्रेय इन्हें जाता है और ये कहानी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे देश की गांवों की स्थिति, जाति व्यवस्था पर सवाल उठाती हुई और उसको एक अच्छे सुखद सकारात्मक परिवर्तन की तरफ ले जाती हुई कहानी इन्होंने लिखी है गलता लोहा। इस कहानी में धनराम और मोहन दो मित्र हैं, जिनमें मोहन पुरोहित खानदान का है और धनराम एक लुहार है। और बाद में चलकर परिस्थितियां ऐसी विकट होती हैं कि धनराम को अपने पिता की दुकान पर काम करना पड़ता है और मोहन पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता और वापस मोहन गांव लौट आता है बिना कुछ हासिल किए। क्या परिवर्तन होते हैं इन दोनों की जिंदगी में, किस तरह से वे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कहानी का नाम गलता लोहा क्यों रखा गया है, ये आपको कहानी पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। अनायास यानी बिना कोशिश किए, यानी जानबूझ करके न किसी काम को करना और वो काम हो जाए। अनायास कोई बात कोई व्यक्ति कहना नहीं चाह रहा है, उनके मुंह से कई बार निकल जाती है, तो अनायास ही उसके पैर शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। यानी मन में कहीं रहा होगा कि उधर उसे जाना है, इसलिए वह उस तरफ चलता चला गया। शिल्पकार टोला, जब जाति व्यवस्था का थोड़ा और रूप हमारे समाज में व्याप्त था तो उस समय, आज जाति व्यवस्था वैसी नहीं है। आज लोगों में जाति को लेकर के वो चीज़ नहीं रह गई। पहले बहुत मान्यता थी, ऊंच नीच ज़्यादा माना जाता था। ऊंची जातियों के लोग नीची जाति के लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। तो गांवों में जो अलग अलग टोले होते थे, टोला मतलब मोहल्ला, कॉलोनी समझ लो, आज के ज़माने वाली शहर वाली कॉलोनी नहीं। गाँव में जैसे एक जाति के घर एक पास बनाए जाते हैं, दूसरी जाति के उससे निम्न जाति के घर दूर और एक साथ बनाए जाते हैं, इस तरह से व्यवस्था चलती थी। तो उस तरफ मोहन चला गया। मोहन पुरोहित खानदान का बुद्धिमान लड़का है। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज सेज थी। आफर है ये, ऑफर नहीं है। यानी आफर यानी वह जगह जहाँ पे लोहार बैठकर काम करता है। आपको मैं चित्र में दिखाता हूँ कि लोहार इस तरह से काम करते हैं। ये जो जगह है वो आफर कहलाती है। आफर की वह अनुगूंज से थी। अनुगूंज, गूंज मतलब जब कोई ध्वनि ऐसी होती है जो एक बार निकलने के बाद वो देर तक आपको सुनाई देती रहती है, तो उसकी गूंज कहलाती है। यानी उसके मन में कहीं ना कहीं वह अनुगूंज शेष थी। उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात उसके आफर जाने की, उसके जो वो ठोंक पीट करके अपने टूल्स बनाता है, उन बातों की याद थी उसे, और इस वजह से उसके पैर उस तरफ मुड़ते चले गए। और वो आवाज कहाँ सुना था? वो आवाज जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। जब वो उस दुकान के आसपास से कहीं गुजरता था तो वह आवाज उसे सुनाई देती थी। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप की आवाज। निहाई, आप लोहार को जब काम करते हुए देखेंगे तो लोहे का बना हुआ एक उसका टूल होता है, एक औजार होता है जिस पर रख करके वो लोहे को पीटता है, और निहाई कहलाती है। तो निहाई पर जब लोहे को पीट रहा है वह, तो वो लोहा, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, लोहा यानी एक धातु है, मेटल है। उसको किसी चीज से मारेंगे, हथौड़ी से या किसी और मेटल से, तो खनखनाती हुई मतलब पतली आवाज आएगी। लेकिन उसी लोहे को जब आप आग में तपा देंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उतना कड़ा नहीं रह जाता। उसको फिर पीट करके उसके शेप को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो चूंकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए जब हथौड़े से मारते हैं तो वो खनखनाहट की आवाज़, खनखनाहट क्या है, किसी मेटल पर आप किसी दूसरे मेटल से ऐसे पीट कर देखिए, या कॉइन आप उछाल करके देखिए, कॉइन गिरने पर जैसी आवाज़ होती है, पतली तेज आवाज़, वैसी आवाज़ वो खनखनाहट है। और अगर किसी लकड़ी पर आप किसी हथौड़े से मारें तो वो जो आवाज़ है वो उसमें वैसी खनक नहीं होगी, धप धप की आवाज़ होगी। वैसी आवाज़ होती है जब लोहे को गर्म कर दिया जाता है, जब वो लाल हो जाता है, जब वो सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा,
थोड़ा नरम हो जाता है, तो उस पर जब हथौड़ा मारते हैं तो वो खनखनाहट नहीं आती है, धक धक की आवाज आती है, जैसे लकड़ी पर पीटने पे आए या किसी नरम चीज पर पीटने से आवाज आए। और तो गर्म लोहे पर पीटने पर धप धप की आवाज, ठंडे लोहे पर पीटने पर उसका ठनकता हुआ स्वर, और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक। जब उस पर मारना है उस लोहे पर, तो सही लोहे पर लगेगा कि नहीं, तो बिना लोहा रखे हुए उस निहाई पर, वो जो टूल है उसका जो बेस है जिस पर लोहा रखा जाता है, उसी पर एक दो बार वो हथौड़ा मार करके अपने हाथ को देख लिया जाता है कि ठीक से हथौड़ा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो चूंकि निहाई भी तो ठंडी है, लोहा है वो ठंडा है, वो भी गर्म नहीं है, तो उसकी आवाज भी खनकती हुई आवाज होगी, ठनकता हुआ स्वर होगा। तो उस पर एक दो बार वो करके प्रैक्टिस करके उसको देख ले रहा है कि सही जगह हथौड़ा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। उसके बाद फिर वो गर्म लोहा उस पर रखेगा, उसे पीट करके जैसी शेप देनी है वैसा देगा। यह आवाज ऐसी थी कि जिस आवाज को वह दूर से ही पहचान सकता था, दूर से ही सुन करके कि क्या किया जा रहा है, वो निहाई पर हथौड़ा पड़ रहा है, गर्म लोहे पर पड़ रहा है, या ठंडे लोहे को पीटा जा रहा है, ये दूर से उस आवाज को सुनकर पहचान सकता था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर, हंसुआ क्या होता है यहाँ मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ। हंसुआ, या इसे हिंदी में हंसिया कहते हैं, सिकल कहते हैं, ये धान या गेहूं काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। लंबे बेंट वाले, बेंट मतलब हैंडल, तो खूब लंबा सा हैंडल है। उस हंसुए को लेकर वह निकला था अपने घर से इस उद्देश्य से, ये उसका पर्पस था जाने का, निकलने का, कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। खेत में हम तो कोई चीज बोते ही हैं, कई बार उसके बाहर उसकी मेड़ पर बेवजह खरपतवार जम जाता है, तो उस घास से उस हंसुए से वह उन घासों को, उन खरपतवारों को काटना चाहता है। मतलब जो बेकार कांटेदार झाड़ियां हैं या घास हैं। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का यह सब काम नहीं रहा। बूता मतलब उनसे होने वाला काम, जो उनकी कैपेबिलिटी में हो, जो उनकी जिस काम को करने में वो एबल हो, कैपेबल हो। मोहन के पिता को कहा जा रहा है कि उसके पिता के वश की ये बात नहीं थी। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया, पूरे जीवन भर उन्होंने काम क्या किया। जैसे जाति प्रथा में जब आप जाएंगे तो आजकल ऐसा नहीं रह गया है कि हाँ कोई किस जाति का है तो क्या काम करेगा, लेकिन पहले यह था कि जो ब्राह्मण होते थे वो पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे, जो क्षत्रिय होते थे वे युद्ध में देश की अपनी सीमा की रक्षा करते थे, राज्य की तरफ से लड़ाई पे जाते थे, जो वैश्य होते थे उनका काम व्यापार करना और खेती करना होता था, जो शूद्र थे उनका काम इन चारों वर्णों की सेवा करना और बाकी और काम करना होता था। तो ये उन दिनों की जाति प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था थी। ये चीजें आज नहीं है। लेकिन मोहन के जो पिता हैं, वंशीधर हैं, ये पुरोहिताई करते थे। यानी कोई व्यक्ति है जिसके घर पूजा पाठ करानी है, तो इन्हें, चूंकि ब्राह्मणों को ये ज्ञान होता था, ये हमारे शास्त्रों का कौन सा मंत्रोच्चार कहाँ करना है, कैसे पूजा पाठ करवानी है, उसका ज्ञान होता था। तो ब्राह्मण जाते थे, आज भी जाते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए। तो पूजा पाठ किसी के यहाँ जाकर के पूजा करवाएंगे तो उसके बदले में जो दक्षिणा मिलेगी, जो धन मिलेगा या जो वस्तुएं मिलेगी, उससे वो अपना निर्वाह करते थे ब्राह्मण। तो जिस पुरोहिताई के बल पर, जिस काम के, जिस पूजा पाठ कराने के बल पर, यानी उस काम को करके उन्होंने अपना घर संसार चलाया, अब वो कहाँ कर पाते हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो न जा पाते हैं कहीं, न पूजा पाठ करवा पाते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है अब ये सब। यजमान लोग, उनकी यजमान यानी जिस व्यक्ति के यहाँ पूजा हो रही है वो यजमान कहलाएगा। जो व्यक्ति पूजा करवा रहा है, जो ब्राह्मण है, वो पुरोहित। और जैसे मैं किसी ब्राह्मण को बुला के अपने यहाँ पूजा करवाता हूँ तो मैं यजमान हूँ और वह पुरोहित है। तो जो यजमान है जिनके यहाँ वो पूजा करवाने जाते हैं, वे लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण वो बहुत अच्छे हैं। उनकी निष्ठा है, अपने काम में बहुत लगन है, उनका संयम भी है, उनके अंदर कोई लोभ लालच नहीं है, अपनी इंद्रियों पर, अपने अंगों पर कंट्रोल है उन्हें। इसी वजह से लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बुढ़ापे का यह शरीर जर्जर हो गया है। जर्जर होने का मतलब जो टूटने फूटने वाला हो, जो गिरने वाला हो, यानी बुढ़ापे का जो शरीर है वो पुराना हो गया है उनका, बूढ़े हो गए हैं वो। अब न तो उतनी मेहनत कर पाते हैं, यानी जाना पड़ेगा दूर तक, उनके घरों में जाकर के वो सारे काम करने पड़ेंगे पूजा पाठ कराने वाले, और व्रत भी करना पड़ेगा। व्रत रखना यानी फास्ट रखना, तो न तो उनसे उतनी मेहनत हो पाती है, न वो फास्ट रख पाते हैं, क्योंकि उनका शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है।
अब जब पिता हैं वे नहीं कर पाते हैं कोई काम, तो उन्हें अपने बेटे से ये उम्मीद रहेगी कि उनका बेटा उनकी सहायता करे। 12वीं कक्षा में एक पाठ है वितान का, जो सप्लीमेंट्री बुक है, उसका एक पाठ है सिल्वर वेडिंग। उसमें एक व्यक्ति हैं जिनकी सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है, 25th एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी उनकी मनाई जाती है। और उस एनिवर्सरी पर उनका बेटा उन्हें एक वुलन गाउन गिफ्ट करता है और कहता है कि सुबह सुबह जब आप जाया करिए दूध लेने के लिए तो ये गाउन पहन लिया करिए। उस पिता को बड़ा दुख होता है इस बात से कि वो उनका बेटा ये नहीं कह रहा है कि आप कल से दूध लाने मत जाइएगा, मैं चला जाया करूंगा, बल्कि वो कह रहा है कि आप जाइएगा तो ये गाउन पहन लीजिएगा। यानी पिता चूंकि बूढ़े हो रहे हैं तो उनकी यह एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी यह अपेक्षा होती है कि हमारे बच्चे हमारे कामों में हमारा हाथ बटाएं। तो सुबह सुबह जैसे सहारा पाने की नीयत से, यानी उनका इंटेंशन था, नीयत मतलब इंटेंशन, उनका जो इंटेंशन था वो ये कि मोहन कुछ सहारा देगा, कुछ सपोर्ट करेगा इस बात पर। किस बात पर? उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, यानी पहले सोच रहे होंगे कि जाएं कि ना जाएं, फिर एक तेज सांस उन्होंने छोड़ी और उसके बाद उन्होंने बोला, आज गणनाथ जाकर, गणनाथ जगह का नाम है, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए, चंद्रदत्त व्यक्ति का नाम है, उनके लिए रुद्री पाठ करना था। रुद्री पाठ एक तरह का अनुष्ठान है, एक तरह की पूजा है। कह रहे हैं कि उनके यहाँ जाकर के पूजा करवानी थी, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है, 2 मील की चढ़ाई है और वो अपने बूते की नहीं है, मतलब अब मेरे वश की नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कह सकता, इतने रोज अगर उन्होंने बुलाया है और अक्सर ही उनके यहाँ जाकर के पूजा पाठ करवाए हैं तो मना भी नहीं कर सकते। आखिर घर कैसे चलेगा, कमाई का जरिया भी तो वही है। कुछ समझ में नहीं आता। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा जाऊं कि ना जाऊं, वो मोहन से क्यों कह रहे हैं? वो ये इसलिए कह रहे हैं कि मोहन कहे कि ठीक है आप मत जाइए, आपकी जगह मैं चला जाऊंगा पूजा पाठ करवाने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं है, मोहन को समझ में आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन न तो अपने पिता की तरह ऐसा अनुष्ठान कर पाएगा। उसके पिता को प्रैक्टिस है, कहाँ कौन सा मंत्र जाप करना है, कौन सा अनुष्ठान कैसे करवाना है। मोहन जो कि शहर में रह करके पढ़ाई करके आया है तो उसे उतना ज्ञान नहीं है, न तो वैसी प्रैक्टिस है, न तो वैसी स्पीड है उसकी, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं रहा है उसमें कि हाँ मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। पिता की बातें सुन करके भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। कैसे सुझाव देता, वो तो कर ही नहीं सकता। जैसे हवा में बात कह दी गई हो वैसे ही अनुत्तरित रह गई। अनुत्तरित, उत्तरित मतलब जिसका उत्तर मिले, अनुत्तरित मतलब जिसका उत्तर नहीं मिले। तो उसके पिता ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो ऐसा लग रहा था जैसे पिता ने कह दिया हो कि हाँ मैं जाना तो चाहता हूं लेकिन नहीं जा पा रहा हूं। मोहन से उन्होंने सोचा कि वो मोहन कहेगा कि मैं जाऊंगा, लेकिन मोहन ने कुछ नहीं बोला, तो यह बात उनकी अनुत्तरित रह गई। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। ऐसा लगा कि हवा में ही उन्होंने बोली थी ये बात, मोहन से यह बात उन्होंने नहीं बोली थी, ऐसा लगा, क्योंकि उत्तर नहीं आया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला। भार हल्का करना मतलब उनका बर्डन थोड़ा कम कर देना। खेतों में जो काम है अगर मोहन जाके कर देगा तो उसके पिता को वह काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह खेतों की ओर चला। लेकिन हंसुए की धार पर, हंसुआ जो है देख रहे हैं आप, इसमें जो इसका इनर साइड है, जिसमें सेमी सर्कल सा अंदर की साइड जो बना हुआ है, वो बहुत पतला कर दिया जाता है। जैसे चाकू होता है ना, नाइफ होता है, तो पूरी उसकी जो ब्लेड होती है, जो चाकू पूरा होता है वो तो मोटा होता है, लेकिन उसकी जो ब्लेड आगे का जो सिरा होता है वो बहुत पतला कर दिया जाता है। पतला करने से क्या होगा, उसका एरिया कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो उस पर बल ज्यादा लगता है। तो कोई भी चीज काटने के लिए अगर किसी नुकीली चीज का आप इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से वो काम हो जाएगा। तो उसने हंसुए को हाथ से छुआ तो उस पर देखा कि जो उसकी धार है, जो उसमें शार्पनेस होनी चाहिए, वो नहीं है। तो उसको लगा कि पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद हो जाना, ब्लंट होना, मतलब उस धार का वो शार्पनेस खत्म हो जाना। तो वो हंसुआ जो था वो उसकी शार्पनेस खत्म हो चुकी थी। जब इस तरह की चीजें, हंसुआ है या कुल्हाड़ी है या कोई इस तरह की काटने की चीज है, अगर उसकी धार जब कुंद हो जाती है, जब उसकी धार, उसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है, तो लुहार क्या ले जाते हैं, डायरेक्टली उसको नहीं पीट करके पतला नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे और गर्म करके जब लोहा लाल हो जाएगा तो उसे पीट पीट करके काफी पतला कर देंगे। तो कई बार इस तरह से, या रेती आती है, एक टूल होता है जिससे रगड़ करके उसको पतला कर दिया जाता है, नुकीला कर दिया जाता है, उसको शार्प कर दिया जाता है।
धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। धौंकनी क्या होती है? जब लोहार की दुकान पर आप जाएंगे तो वहां पर कोयला होता है, वो जल रहा होता है और उसी में लोहे को गर्म किया जाता है। अब कोयले को जलने के लिए हवा चाहिए, बाहर की हवा से वो नहीं होगा, तो एक पाइप लगा करके उसे दूर से हवा दी जाती है। हवा देने के दो तरीके हैं, एक तो आजकल बिजली आ गई है, मोटर लगा देते हैं और उस मोटर में फैन लगा होता है, वो फैन एक पाइप से हवा निकालता है और उस हवा से वो आग जलती रहती है, वो कोयले जो है वो धधकते रहते हैं, बिल्कुल लाल हुए रहते हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, पंखे और ये बिजली नहीं थी, ये सब चीज़ें, तो चमड़े का एक बड़ा सा बैग बनाते थे और उस बैग से एक पाइप जोड़ देते थे और उस बैग में एक चेन लगा देते थे। उस चेन को पकड़ के जब खींचते थे तो वो बैग पिचक जाता था, तो उसके अंदर की जो हवा थी वो पाइप से बाहर हो जाती थी। फिर जब उसको छोड़ते थे उस चेन को तो वो बैग फिर फूल जाता था, फिर उसमें हवा भर जाती थी। इस तरह से करते रहते थे लगातार, इसको पकड़ करके उस चेन को ऐसे पकड़ करके ऊपर नीचे ऐसे करते रहते थे, तो हवा लगातार उसमें उस कोयले की तरफ जाती रहती थी और वो कोयला जलता रहता था। तो एक हाथ से वो उस धौंकनी को चला रहा है ताकि हवा उसमें से आती रहे और दूसरे हाथ से वो एक भट्टी में जो लोहा गर्म हो रहा है उसको उलट रहा है, उलट पलट करके देख रहा है कि पूरी तरह से गर्म हो गया कि नहीं हुआ। मोहन क्या, यह है धनराम, और मोहन जो है, जो उसका मित्र है, वो भट्टी से दूर एक खाली कनस्तर पर, कनस्तर मतलब अब बैठने के लिए स्टूल और कुर्सी नहीं है वहां पर, तो जो सरसों तेल वगैरह के बड़े कनस्तर आते हैं, जो टिन आते हैं, उन पर उन्हीं को वो एज स्टूल वो लगा करके वहां बैठा हुआ है। और उसकी कारीगरी को, जो आर्ट वो धनराम दिखा रहा है, किस तरह से लोहे को पलटना है, कहाँ पीटना है, कैसे डिजाइन उसकी सही करनी, कैसे शार्प करना है, इन चीजों को पारखी नजरों से देख रहा है। पारखी नजर, किसी चीज को परखना, जांचना, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस चीज को बहुत, किसी चीज के बारे में अच्छे से जानता है और वो उस काम को करते हुए किसी व्यक्ति को देख रहा है, तो उसके मन में ये भावना आएगी कि हाँ ये अच्छे से काम कर रहा है या ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। वो पारखी नजर है, जो उस बात को, उस काम को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हो, बहुत बारीकी से देख रहा हो कि ये काम कैसा हो रहा है, इसे पारखी नजर से देखना कहते हैं। अब बात क्या करें, उसका बचपन का दोस्त है धनराम, तो मोहन उससे पूछ रहा है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, त्रिलोक सिंह तो नहीं होंगे इस दुनिया में। मोहन ने पूछा। वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, वो भी बचपन के दोस्तों से, तो अपने स्कूल की बातें, टीचर्स की बातें, अपने फ्रेंड सर्किल में क्या क्या आप करते थे, कौन कौन सी शरारतें करते थे, ये सारी बातें करते हैं। ऐसी ही बातें मोहन ने शुरू की। मोहन ने जब ये बात कही तो धनराम भी उसके साथ पिछली दुनिया में, अपनी बचपन की दुनिया में लौट आया। धनराम की आंखों में एक चमक आ गई। वो बोला, मास साहब, मास साहब मतलब मास्टर साहब, उसको गाँव में इस तरह से मास साहब बोल देते हैं। तो मास साहब भी क्या आदमी थे। लला, लला यानी लल्ला, किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए गाँवों में इस तरह के संबोधन प्रयोग किए जाते हैं। कह रहे हैं कि मास साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे, यानी लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हुई। सच कहूँ, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। जब तक वे रहे, मुझे उनकी स्टिक से डर लगता था। पहले बड़ी पिटाई होती थी, कोई बच्चा अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है, किसी पाठ को नहीं याद कर पा रहा है, तो स्टिक लेकर के, डंडी लेकर के, छड़ी लेकर के उसको, उसकी पिटाई भी की जाती थी। तो कह रहे हैं कि आखिरी समय तक मुझे उनका डर लगा रहा। हालांकि स्कूल छोड़े हुए तो जमाना हो गया उसको, वर्षों हो गए थे, लेकिन फिर भी ये बात कह रहा है। दोनों हो करके हंस दिए इस बात पर, दोनों हंसे। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों जैसे किसी बीती दुनिया में लौट आए, यानी ऐसे लग रहा था कि वो कोई ऐसी दुनिया थी, कोई ऐसा समय था बचपन वाला जो बड़ा खूबसूरत समय हुआ करता है सभी के लिए, उस दुनिया में वे लौट गए। अब उस दुनिया में क्या हो रहा है, उन दिनों क्या होता था, आपको फ्लैशबैक में ले जाकर के चीजें बताई जा रही हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर, हुक्का समझते हैं ना, गांव में मैं आपको दिखाता हूँ, हुक्का ये होता है और हुक्का पीते हैं गांव में लोग। एक तरह का तंबाकू वगैरह इसमें भी रख दिया जाता है और लंबी सी पाइप होती है और उसको पीते हैं। तो ये भी शौकीन थे इनके मास्टर त्रिलोक सिंह। तो हुक्का पी करके जब वो स्कूल की चार दीवारी में, जो उसकी बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री से अंदर स्कूल के कैंपस में जब वो एंट्री करते थे, तो क्या होता था, जब तक टीचर नहीं है तब तक सारे बच्चे खूब धमा चौकड़ी मचाने का मतलब
शोर करना, खेलना कूदना, सारी चीज़ें इधर से उधर कर देना, शरारत करना, खूब सारे बच्चे मचा रहे होते, उठापटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते। अब बाज के पेड़ वहाँ लगे हुए हैं उसमें कैंपस में, उनकी पेड़ की टहनी पर झूल रहे हैं, खूब शरारत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो आते थे बच्चों को मानो सांप सूंघ गया है, ऐसा लगता था। सांप सूंघना एक मुहावरा है, बिल्कुल शांत हो जाना। ऐसा लगता था कि बच्चों को सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वो पूछते बच्चों से, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? वो जानते थे कि प्रार्थना अगर हुई होती तो जहां वो बैठ करके हुक्का पी रहे थे दुकान तक, वहां उसका समवेत स्वर पहुंचता। समवेत मतलब एक साथ प्रार्थना होती है तो एक साथ सभी लोग हाथ जोड़ करके और अपनी प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये प्रार्थना होती थी उसके स्कूल में। तो पूछते थे कि प्रार्थना हुई कि नहीं। उनको पता था कि प्रार्थना नहीं हुई है, हुई होती तो उसकी आवाज उन्हें सुनाई दी होती। फिर सारे लड़कों को देख रहे हैं घूर घूर करके, यानी थोड़ा गुस्सा करके, नाराजगी के साथ वो देख रहे हैं सारे बच्चों को। फिर कहते, मोहन नहीं आया आज? पूछते बच्चों से। मोहन उनका चहेता शिष्य था। चहेता मतलब फेवरेट। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का वाला, कुशाग्र मतलब तेज दिमाग का। तो पुरोहित के परिवार का था जिसके पिता पूजा पाठ करवाते थे। पढ़ने में ही तेज नहीं था वो, बस गायन में भी तेज था, यानी पढ़ने और गाने दोनों में बेजोड़ था। बेजोड़, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके टक्कर का कोई ना हो। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। तो आज भी बनाते हैं ना, एक मॉनिटर बना देते हैं। एक बच्चा जो पढ़ने में अच्छा होता है, डिसिप्लिन में अच्छा होता है, उसको उस क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। वो मॉनिटरिंग करता रहे उस क्लास में क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक से सही डिसिप्लिन में सब कुछ होना चाहिए। सुबह सुबह वही गाता था, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये प्रार्थना थी और उसका वो शुरू करता था और फिर बाकी बच्चे उसको फॉलो करते हुए साथ साथ गाते थे। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वे वही सवाल मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। तो कई बार ऐसा होता है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, टीचर्स आप भी ऐसा देखते होंगे कि वो सबसे तो पूछते ही, लेकिन कुछ बच्चों पर उन्हें पहले से पता होता है कि हाँ ये बच्चा इसका आंसर दे देगा। तो उनको पता था कि मोहन आंसर दे देगा, वो सेटिस्फाई हो जाते थे। और चूंकि जो बच्चे नहीं जवाब दे पाए हैं उनको पनिशमेंट देनी है, तो वो पनिशमेंट देने की जिम्मेदारी जो बच्चा आंसर दे लेता था उसको दे देते थे। तो मोहन को दे देते थे और क्या बोलते थे, पकड़ इसका कान पकड़ो और लगवाओ इससे उठक बैठक। तो ये एक बड़ा कॉमन सा और बहुत लोकप्रिय, बहुत पॉपुलर पनिशमेंट हुआ करती थी ये, कि कान पकड़ करके और उठने बैठने के लिए बच्चे से कह देते थे। तो थोड़ी देर तक उठने बैठने के बाद पैर दर्द करने लगते हैं, वो एक तरह की पनिशमेंट थी। तो उन्होंने क्या बोला कि कान पकड़ो इसका और इससे उठक बैठक लगवाओ 10 बार उठे बैठे। वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मतलब साथ पढ़ने खेलने वाला दोस्त मित्र मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे, यानी कई बार स्टिक से पिटाई भी हुई थी उसकी, या कई बार कान खींचे गए थे उसके। अब चूंकि मोहन बता ले रहा है आंसर, तो अपने दोस्तों को उसे ही पनिश करना पड़ता था। उसने धनराम को भी कई बार पनिश किया था। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी, अब चूंकि मोहन सब कुछ बता लेता था, फिर धनराम को और सारे लोगों को वो उनकी पिटाई भी करता था मास्टर जी के कहने पर, तो धनराम के मन में उसके प्रति थोड़ी सी ईर्ष्या भी थी। और वो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी उसे ईर्ष्या होगी, थोड़ी सी जेलस फील करेगा इंसान। लेकिन धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। उससे बड़ा प्रेम भी करता था और उसकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करता था। इसकी वजह यह भी है कि बचपन से ही उसके मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता, ये जो जातियों का कंसेप्ट है ना, इसमें बना दिया जाता है कि ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति है, क्षत्रिय उससे नीचे, वैश्य उससे नीचे, या बहुत सारी जातियां हैं वो निम्न और उच्च जातियों में बांट दी गई। तो पहले से ही बता दिया गया था कि मोहन उच्च जाति का, ऊंची जाति का, वो बड़ा है, उसका आदर करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो धनराम चूंकि उसके मन में बिठा दिया गया है बचपन से ही कि मोहन है, चाहे वो, कई बार तो ऐसा होता है आप देखेंगे कि कम उम्र का भी व्यक्ति है और वो ऊंची जाति का, तो लोग उसे बड़ा सम्मान देते हैं। ये जातिगत व्यवस्था में इस तरह की चीजें बना दी गई थी, हालांकि अब वो चीजें धीरे धीरे समाज से बाहर हो रही हैं। तो जातिगत हीनता के कारण धनराम ने मोहन को कभी अपना कंपटीटर नहीं समझा, कभी ये नहीं समझा कि मोहन से उसकी कोई प्रतिस्पर्धा है, मोहन से उसे कम्पीट करना है, बल्कि वो सोचता था कि मोहन बड़ा है
बड़े परिवार का है, पढ़ने में अच्छा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करता था वो। और मैं नीची जाति का हूँ तो मैं उससे छोटा हूँ, वो ऊंची जाति का है, मैं नीची जाति का हूँ, इस वजह से मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बल्कि लिखा जा रहा है कि इसे मोहन का अधिकार समझता था। तो मोहन जो उसे पनिश कर रहा है, ये वास्तव में ये समझता, धनराम ये समझता था कि मोहन का अधिकार है, ये ऊंची जाति में पैदा हुआ तो ये इसका अधिकार है कि ये मुझे पनिश करे। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर जब कहते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का नाम ऊंचा करेगा, तो धनराम के लिए कुछ और सोचने की गुंजाइश नहीं रह जाती। गुंजाइश रहने मतलब थोड़ी भी जगह रहना, सोचने का थोड़ा भी सोचने के लिए थोड़ी भी जगह नहीं बचती थी कि हाँ मोहन कुछ शायद न कर पाए। तो मास्टर जी कहते थे कि मोहन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ने में भी वो अच्छा था, गाने में भी अच्छा था, तो पहले से उसके मन में धनराम के था कि ये ऊंची जाति का है, पढ़ने में भी अच्छा है, तो आगे चल करके बड़ा अफसर बनेगा। तो उससे आगे वो सोचता ही नहीं था कि हाँ मैं भी कुछ बन सकता हूँ या मोहन मुझे क्यों पनिश करता है, ये सब बातें उसके मन में नहीं आती थी। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी तरह तीसरे दर्जे तक, खेतिहर मजदूर, खेतिहर मतलब खेतों में काम करने वाला, मजदूर मतलब मजदूरी करने वाला, ऐसे परिवार के लड़के थे उस स्कूल में। और उन्हीं की तरह केवल तीसरी क्लास तक वो पढ़ पाया, क्लास 3 तक ही केवल स्कूल जा पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे, यानी कोई बच्चा अगर अच्छा पढ़ने में तो उनका अटेंशन उसकी तरफ जाता था, लेकिन बाकी सारे बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा अटेंशन उन्हें नहीं मिलता था। एक दिन अचानक उन्होंने धनराम से पूछा, धनुआ, अब धनराम को वो एक निकनेम की तरह, एक ऐसे बोलचाल के नाम की तरह धनुआ कहकर बुलाते, कह रहे धनुआ 13 का पहाड़ा सुनाओ। पहाड़ा मतलब टेबल। 12 तक का पहाड़ा तो धनराम ने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ा नहीं पहाड़ हो गया, यानी बहुत बड़ी बात हो गई। 13 एकम 13 मतलब 13 वंस आ 13, 13 दूनी 24, 13 टूज आ 24। अब गलत हो गया। सटाक एक संटी, एक स्टिक लिए हुए थे वो, और उसकी पिंडलियों पर उन्होंने उसके पैर पर मारी। मां साहब ने उसको मारा और वो जो स्टिक थी वो टूट गई। तो गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, एक अच्छी सी स्टिक लेकर के आओ और फिर मैं तुम्हें 13 का पहाड़ा याद करवाता हूँ, यानी तुम्हारी पिटाई होगी थोड़ी, तब तुम्हें पता चलेगा कि 13 का पहाड़ा कैसे याद होता है। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। जिसकी पिटाई होनी है वो पिटाई करने के लिए डंडी खुद ही लेकर आएगा, ये उनका नियम था। और जाहिर है बलि का बकरा, बलि का बकरा मतलब जिसकी पिटाई होनी है, तो जिसकी पिटाई होनी है वह जो स्टिक ले आता था वह पतली नहीं ले आता था कि हाँ मुझे कम पिटाई पड़े, बल्कि मास्टर जी का संतोष, मास्टर जी उससे सेटिस्फाई होंगे, ये उसके मन में रहता था। क्योंकि कहीं पता चला फिर टूट गई तो फिर आकर के दोबारा ले जानी पड़ेगी, फिर पिटाई होगी। तो जो बच्चा जाता था स्टिक लेने के लिए, वो उस टहनी का चुनाव मास्टर जी के संतोष को ध्यान में रख करके करता था, और इस तरह से मजबूत स्टिक लेकर आता था जैसे ऐसे लगता था कि किसी दूसरे व्यक्ति की पिटाई करने के लिए वह हथियार का चुनाव कर रहा हो। तो ये सोच करके वो स्टिक ले आता था। अब धनराम का क्या होगा, उसे पहाड़ा याद होता है कि नहीं होता है, मास्टर जी उसे क्या दंड देते हैं, मोहन की जिंदगी में आगे क्या होगा, धनराम आगे चल करके क्या करेगा, इन सारी बातों पर कल आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।